जब आप सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ सेक्शन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं में से एक सेक्शन है राज्य व्यवस्था का। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 में भी प्रश्नों की संख्या काफी रहती है। इसलिए राज्य व्यवस्था के सेक्शन पर पकड़ बना करके आप न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं बल्कि मुख्य परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं और इंटरव्यू में भी आपको मदद मिलती है, क्योंकि राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जटिल मुद्दों को वहां भी पूछा जाता है। इन्हीं सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं हर सप्ताह, जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रहने वाली राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, ताकि इनसे संबंधित आपकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर पकड़ को मजबूत बनाया जा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह में कौन सी महत्वपूर्ण खबरें थी जो लगातार चर्चा में रही। पहली खबर थी अधिवक्ताओं में असमानता के मुद्दे से संबंधित। वस्तुतः जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, उसमें हमें एक वर्गीकरण देखने को मिलता है अधिवक्ताओं के बीच, लॉयर्स के बीच। वर्गीकरण क्या है? जो कि अधिवक्ताओं को दो वर्गों में विभाजित करता है, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता। इससे ऐसा माना जा रहा है कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो महत्वपूर्ण मामले हैं वो कुछ खास वरिष्ठ अधिवक्ताओं तक सीमित होते हैं, जो कानूनी प्रक्रियाओं के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आम व्यक्ति की कोर्ट तक, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उसकी उसकी वहां तक पहुंच को सीमित करता है और इसलिए इस प्रकार के वर्गीकरण को नकारात्मक रूप से देखा जाता है। इस मामले में अमेरिका में क्या स्थिति है वरिष्ठ अधिवक्ताओं को लेकर के, या अमेरिका में जो कानूनी ओलिगार्की की स्थिति देखने को मिलती है, वहां पर उसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े क्या है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो राजनीतिक दलों की डीलिस्टिंग से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने हाल ही में लगभग 350 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी डीलिस्टिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। क्यों प्रारंभ किया है? डीलिस्टिंग के साथ साथ डी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें अंतर क्या है, यानी डीलिस्टिंग का डी रजिस्ट्रेशन से किस प्रकार का अंतर है, इसको समझना महत्वपूर्ण है। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की क्या भूमिका है, इन सारे मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। और हाल ही में जो आयकर विधेयक आया था वर्ष 2025 का, वो किस प्रकार से निजता के अधिकार को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को खड़ा करता है, इसको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे को देखते हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के निर्धारण की विधि से जुड़ा हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामला आया। मामला कौन सा था? जितेंद्र कल्ला बनाम दिल्ली सरकार नेशनल कैपिटल टेरिटरी का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और निर्णय 13 मई 2025 को दिया, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चयन की प्रक्रिया और मानदंडों की पुनः समीक्षा की गई थी। वस्तुतः ये मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जो एडवोकेट्स एक्ट है 1961 का, वो अधिवक्ताओं को दो श्रेणियों में विभाजित करता है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता, उसकी एक धारा है वरिष्ठ अधिवक्ता, और एक अन्य अधिवक्ता। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो विभाजन है ये वस्तुतः विधि के समक्ष समानता का जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 14 के अंतर्गत उसका उल्लंघन करता है, और साथ ही जो वरिष्ठ अधिवक्ता है इनकी सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है वो ज्यादा तेजी से सुनी जाती है, इनके द्वारा लाए गए मुद्दों को ज्यादा सुना जाता है, अलग अलग केसेस पर इनकी पकड़ ज्यादा है, इनकी पहुंच ज्यादा है। तो ये अपने आप में एक ऐसा वर्ग बन गया है जो कि कानूनी प्रक्रियाओं के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के बहुत खिलाफ है, और इसलिए इस तरह की चीजों को आर्टिकल्स जो 14 है उसके उल्लंघन के तहत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यानी जो वर्गीकरण 1961 के एडवोकेट्स एक्ट में क्रिएट किया गया है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि ये जो वर्गीकरण है ये अपने आप में गलत नहीं है, बल्कि उसने चयन की जो प्रक्रिया है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं की जो चयन की प्रक्रिया है, उसके लिए कुछ मार्ग निर्देश, कुछ दिशा निर्देशों का निर्धारण किया है। इसको और ज्यादा निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो मानक हम लोग तय कर रहे हैं, जो दिशा निर्देश हम तय कर रहे हैं, उन्हीं मानकों पर देश के सभी उच्च न्यायालय इन नियमों को बनाएं, और इस नवीनतम फैसले के आलोक में ही जो अंतर है, जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं का और अन्य अधिवक्ताओं का अंतर है, इन्हीं के अंतर
इन्हीं नियमों के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहिए। और वस्तुतः ये जो अंतर किया गया है इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि जो चयन की प्रक्रिया है वरिष्ठ अधिवक्ताओं के, उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसे और ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने की आवश्यकता है। जबकि एक धड़ा ये है जो इस पूरे मुद्दे को सतह पर लेकर के आया है कि ये वर्गीकरण ही अपने आप में विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन करता है, और जो कि चुनावी चुनावी एक कानूनी प्रक्रिया है, चुनावी नहीं कानूनी प्रक्रियाओं के लोकतांत्रिकरण के लिए ठीक नहीं है। तो इसके कारण ये पूरा मुद्दा चला है। ये मुद्दा मीडिया में उतना नहीं आया है क्योंकि सामान्यतः लोगों की धारणा ये रहती है कि ये अदालतों के भीतर का मुद्दा है, वकीलों के भीतर का मुद्दा है, और सामान्य जन को किसी भी प्रकार से जोड़ता नहीं है, सामान्य जन को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। लेकिन वस्तुतः ये धारणा गलत है, और धारणा गलत इसलिए है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कुछ खास मामले कुछ खास वर्गों तक ही सीमित रहेंगे, कुछ खास प्रकार के वकीलों तक ही सीमित रहेंगे, अधिवक्ताओं तक सीमित रहेंगे, तो इससे आम जन की कानूनी प्रक्रियाओं तक जो पहुंच है वो सीमित होगी, उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों की पहुंच सीमित होगी, और इससे जो कानूनी प्रक्रियाओं का लोकतांत्रिकरण है वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। और इससे जो सामान्य लोकतांत्रिक अवधारणा है, जो कि कानून के समक्ष समानता और कानून के जो समक्ष एक समान पहुंच की स्थापना को निर्धारित करती है, वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। इसी के कारण इस पूरे मुद्दे पर चर्चा एक बार फिर सतह पर आई है। यहां पर हम देख लेते हैं कि वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य अधिवक्ताओं की। अभी हमने बात की थी एडवोकेट्स एक्ट 1961 की, उसकी धारा 16 क्या करती है, अधिवक्ताओं को दो वर्गों में बांटती है, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की जो नियुक्ति की जाती है वो योग्यता के आधार पर की जाती है। बार में, यानी जो आप बार एसोसिएशन देखते हैं उसमें उनकी प्रतिष्ठा, विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर की जाती है, और इसको समानता के सिद्धांत के खिलाफ माना जाता है, विधि के समक्ष समानता के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये केवल योग्यता के आधार पर किसी वर्ग को एक प्रकार से दो हिस्सों में विभाजित करती है, जो अपने आप में विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन कर रहा है। और ये जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, इन्हीं की अपीलों को बार बार सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है, इनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की ही सुनवाई होती है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है। यह व्यवस्था समानता के सिद्धांत के खिलाफ मानी जाती है क्योंकि वकीलों में असमानता को ये वैध ठहरा रही है। विभाजन वकालत के व्यवसाय में व्यवसायीकरण और लीगल ओलिगार्की कानूनी कुलीन तंत्र को बढ़ावा देता है, क्योंकि इन्हीं वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कुछ खास मुद्दों तक पहुंच स्थापित होती है, इन्हीं की सुनवाई बार बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होती है। इसमें दो निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये तो एक जितेंद्र सिंह का मामला हुआ, एक मामला इंदिरा जयसिंह का भी है वर्ष 2017 का, जिसकी पुनः समीक्षा वर्ष 2023 में की गई थी। इन दोनों ही मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं उसमें असमानता को चुनौती नहीं दी गई है, यानी ये जो वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता की असमानता क्रिएट की गई है इसको चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि केवल प्रक्रियात्मक सुधार की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और उस दिशा निर्देशों के आधार पर कहा गया है कि जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चयन की प्रक्रिया है उसे और ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाया जाना चाहिए, और ज्यादा जो उसमें सब्जेक्टिव तत्व है उनको बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। जो अंकों की प्रणाली है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जो अंकों की प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है उसको ऑब्जेक्टिव बनाने की आवश्यकता है, वस्तुनिष्ठ बनाने की आवश्यकता है। अंकों पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इस प्रक्रिया को वैध नहीं ठहराया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता के बीच की जो एक प्रकार से अंतर है उसको अवैध नहीं ठहराया, अभी बोल दिया था वैध नहीं ठहराया, अवैध नहीं ठहराया है। अमेरिका से अगर हम तुलनात्मक स्थिति की बात करें तो ये तुलनात्मक स्थिति आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है, और आपका जो प्रश्न पत्र 2 है मुख्य परीक्षा का राज्य व्यवस्था का, आप देखेंगे उसमें जो हमारी राज्य व्यवस्था के अलग अलग पक्ष हैं उनके तुलनात्मक पक्ष का अध्ययन भी आपको करना है। तो अमेरिका में किस प्रकार की स्थिति है, वर्ष 2014 की राइटर्स की एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट का नाम है द इको चैम्बर्स। इसके अनुसार वर्ष 2004 से लेकर के वर्ष 2012 के बीच अमेरिका में 17,000 अधिवक्ताओं में से केवल 66 वकीलों के ही सुप्रीम कोर्ट में अपीलों को बार बार एक प्रकार से सुने जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 17,000 अधिवक्ता हैं और 66 के ही केस बार बार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुने गए हैं, और इन 66 में से 51 अधिवक्ता ऐसे हैं जो कि कॉर्पोरेट फर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अपने आप में ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट का कितना हस्तक्षेप न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत हो चुका है। 1% वकील ही ऐसे हैं जो 43% मामलों को हैंडल कर रहे हैं, जिससे कॉर्पोरेट अमेरिका को अनुचित लाभ प्राप्त होता है न्यायिक तंत्र के अंतर्गत। ये अमेरिका की न्याय व्यवस्था में असमानता और इंसुलैरिटी यानी आंतरिकता को एक संकीर्ण वर्ग ही सारे अमेरिकी न्यायिक तंत्र को अपने एक प्रकार से गिरफ्त में रखे हुए है, उस स्थिति को प्रकट करता है। ये स्थिति भारत में ना आ जाए, इसके लिए समाधान करने की आवश्यकता है और इसलिए एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा पर लगातार सवाल उठाए हैं। यदि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रणाली जो है ये असमानता को बढ़ावा देती है और अगर यही प्रणाली आगे बढ़ी तो भारत में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स के द्वारा जो एडवोकेट्स एक्ट की धारा 16 है उसकी वैधता को चुनौती दी गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2000 इंदिरा जयसिंह मामला है और इसमें आप ये कह सकते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम मामला नहीं आएगा। एक प्रकार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया था और क्योंकि ये मामला एक प्रकार से वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चयन से जुड़ा हुआ है इसलिए यहां पर बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय मामला आ गया होगा। तो इसको आप बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय मामला मत पढ़िएगा, इंदिरा जयसिंह मामला वर्ष 2017 पढ़िएगा। तो इसमें निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चयन के लिए कुछ दिशा निर्देश तय कर दिए, लेकिन जो वर्गीकरण था वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता का उस पर इसने निर्णय नहीं दिया, उसको अवैध नहीं ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो मापदंड है वो वस्तुतः उनको और ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाए जाने की आवश्यकता है और जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को चयनित करने के मापदंड है उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। वर्गीकरण संविधान सम्मत है, यानी जो वरिष्ठ अधिवक्ता का और अन्य अधिवक्ता का वर्गीकरण है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इस फैसले की पुनः समीक्षा वर्ष 2023 में की गई और यही फैसला पुनः बरकरार रखा गया। अब वर्ष 2025 में जितेंद्र कल्ला बनाम दिल्ली सरकार का यह मामला फिर सामने आया और उसने कोर्ट ने पहले तय की गई अंकों वाली प्रणाली को अत्यंत व्यक्तिपरक बताया। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति पर आधारित क्या है कि मान लिया कोई अधिवक्ता है जिसकी सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पहचान है, बेहतर स्थिति है और ये वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए आवेदन करता है, तो इसको अपनी पहचान के आधार पर, योग्यता के आधार पर नहीं, केवल पहचान के आधार पर अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं। मान लिया 10 में से एक उदाहरण के तौर पर 8 या 9 अंक प्राप्त होते हैं तो ये वरिष्ठ अधिवक्ता बनने की स्थिति में आ जाता है। ये जो पूरी प्रणाली है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए इसके मापदंड में सुधार करने की आवश्यकता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह मामले में भी कहा था। फिर भी वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए जो आवेदन प्रणाली है उसको जारी रखने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान कर दी है। संवैधानिक वैधता पर कोई पुनर्विचार नहीं किया गया और न ही मामले को बड़ी पीठ को सौंपा गया है, जबकि जो इस मामले को एडवोकेट करने वाले व्यक्ति हैं उनका कहना है कि ये जो वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता का वर्गीकरण है ये अपने आप में विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है और इसलिए इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। अमेरिका में जिस प्रकार की स्थिति हम देखते हैं ये स्थिति भारत में ना आए, इसके लिए जरूरी है कि ये वर्गीकरण समाप्त किया जाए। अगला मुद्दा जो है वो हमारा गैर मान्यता प्राप्त दलों की डीलिस्टिंग से जुड़ा हुआ है। यहां पर आपको ये बात समझनी है कि डीलिस्टिंग और डी रजिस्ट्रेशन में एक अंतर है। जब हम डीलिस्टिंग की बात करते हैं तो डीलिस्टिंग में कुछ ऐसे रजिस्टर्ड राजनीतिक दल होते हैं जिनको नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं होता, उनको हम कहते हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इनकी एक लिस्ट है, तो अगर किसी पार्टी को इस लिस्ट से हटा दिया जाता है तो उसको हम डीलिस्टिंग कहते हैं और इसके अंतर्गत जो कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, आयकर अधिनियम के माध्यम से कुछ आयकर में छूट प्राप्त होती है, एक समान चुनाव चिन्ह प्राप्त होता है, वो लाभ पार्टी खो देती है अगर डीलिस्टिंग की जाए। जब हम डी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो डी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? डी रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि किसी चुनावी दल का आधिकारिक दर्जा ही समाप्त कर देना। वो आधिकारिक रूप से उपस्थित है यानी रजिस्टर्ड है, ये दर्जा ही डी रजिस्ट्रेशन में समाप्त हो जाता है। डी रजिस्ट्रेशन का अधिकार चुनाव आयोग को बहुत स्पष्ट नहीं है, हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2002 का एक महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है
जिसमें चुनाव आयोग कुछ महत्वपूर्ण आधारों पर किसी राजनीतिक दल के रजिस्ट्रेशन को समाप्त कर सकता है, यानी डी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हाल ही में चुनाव प्रणाली को स्वच्छ बनाने के लिए, निष्पक्ष बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया है, 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डिलिस्ट, सूची से बाहर करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। क्यों निर्णय लिया है? क्योंकि पिछले 6 वर्षों में कोई भी चुनाव इन पार्टीज ने नहीं लड़ा है और इनका कार्यालय का भौतिक स्वरूप भी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि कार्यालय कहीं पर स्थित है, वो भौतिक रूप में फिजिकली कहीं एग्जिस्ट करता है, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है और इसलिए इनको डीलिस्टिंग करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मार्च 2024 की एक अधिसूचना जो कि मई 2025 में अधिसूचित हुई है, उसके अनुसार 281 पार्टियों को डिलिस्ट किया गया है और 217 पार्टियों को निष्क्रिय घोषित किया गया है, यानी उनके सक्रिय पाए जाने के किसी भी प्रकार के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। यहां पर सबसे पहले रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समझ लेते हैं। आप ये जानते हैं कि कोई भी संघ बनाने का जो अधिकार है, संघ बनाने के अधिकार के रूप में ही आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने के अधिकार को देख सकते हैं। ये एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 19(1)(c) के तहत है। इसके अनुसार संघ बनाने का मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। राजनीतिक दल बनाने के लिए नागरिक एक संघ या संगठन बना सकते हैं। इसी के अंतर्गत एक कानून महत्वपूर्ण हो जाता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A, क्योंकि इसके तहत कोई भी पार्टी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए 30 दिनों के भीतर अपना संविधान या मेमोरेंडम जमा करना होता है। यानी कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश करता है, उस एस्टेब्लिशमेंट के यानी उस स्थापना के 30 दिनों के भीतर उसे अपना संविधान यानी अपने सिद्धांत, अपने मेमोरेंडम चुनाव आयोग को देने पड़ते हैं, अगर उसे अपने आप को रजिस्ट्रेशन उसका करवाना है, पंजीकृत करवाना है। पार्टी को संविधान के प्रति सच्ची आस्था लेनी पड़ती है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और भारत की एकता और अखंडता जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को मानना होता है, उनका समर्थन करना होता है और साथ ही पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की भी पुष्टि उसके लिए जरूरी होती है, यानी उसके पदाधिकारियों का नियमित रूप से चुनाव होगा, इसकी भी उसे पुष्टि करनी होती है। और अगर ऐसा होता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद पार्टी को रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा मिलता है। अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों है? क्योंकि इसे स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ और शर्तों को पॉलिटिकल पार्टीज को प्राप्त करना होता है, जैसे चुनाव में भाग लेने के बाद कुछ निश्चित वोट प्रतिशत हासिल करना पड़ता है, कुछ सीटें जीतनी पड़ती हैं, उसकी शर्तें अलग हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को इस लिस्ट से बाहर किया जाता है तो उसको रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट से, तो उसको हम कहते हैं डीलिस्टिंग। अगर किसी दल को रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा प्राप्त हो जाता है, वो रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसे कई तरह के लाभ मिलते हैं। जैसे उसे आयकर में छूट प्राप्त होती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के तहत उसे आयकर छूट प्राप्त होती है। जो भी चंदा उसे प्राप्त होता है उसमें आयकर में उसे छूट प्राप्त हो जाती है। साथ ही उसे आम चुनाव में समान चुनाव चिन्ह प्राप्त होता है। इससे समान चुनाव चिन्ह प्राप्त होने से उसे लाभ होता है, अपना एक प्रकार से लोकप्रिय आधार का निर्माण उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए अगर एक ही समान चुनाव चिन्ह है तो लोगों के लिए उस पार्टी के चुनाव चिन्ह को पहचानना आसान हो जाता है। और जब चुनाव चिन्ह लोग पहचानते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति इस तरह की पार्टी को प्रदान की जाती है और स्टार प्रचारकों के माध्यम से अपनी लोकप्रियता के आधार का विस्तार ये पार्टीज कर सकती है। इनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे 20,000 से ऊपर के डोनरों का विवरण हर वर्ष चुनाव आयोग को देना होता है। 2,000 रुपए से अधिक का दान सिर्फ चेक या बैंक ट्रांसफर से ही स्वीकार किया जा सकता है। ये जिम्मेदारियां हैं। चुनाव आयोग के कदम के कारण क्या है? कारण यह है कि मई 2025 तक भारत में 2800 से ज्यादा रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज पंजीकृत हैं, परंतु सिर्फ 750 ने 2024 के आम चुनाव लड़े थे। शेष पार्टियों को लेटर पैड पार्टियां कहा जा रहा है, यानी सिर्फ नाम के लिए ही वो मौजूद हैं, ऐसा माना जा रहा है। जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल को डी रजिस्टर करने की स्पष्ट शक्ति प्राप्त नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग कुछ निश्चित चीजों के आधार पर किसी पार्टी को डी रजिस्टर्ड कर सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय महत्वपूर्ण है वर्ष 2002 का,
आईएनसी बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि ईसीआई केवल उन्हीं दलों को डी रजिस्टर कर सकता है जिन्होंने धोखे से पंजीकरण कराया हो, संविधान के प्रति अपनी निष्ठा छोड़ दी हो और जिन्हें सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया हो। इसके आधार पर ईसीआई पार्टी को डी रजिस्टर कर सकता है। जिन पार्टियों ने 2014 से ऑफिस बेयरर्स यानी ऑफिस के जो पदाधिकारी हैं उनकी सूची अपडेट नहीं की है, उन्हें निष्क्रिय करार दिया जाता है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। तो निष्क्रियता का मतलब क्या है? जिसने ऑफिस बेयरर्स की सूची को अपडेट नहीं किया है 2014 से अब तक, उन्हें निष्क्रिय भी करार दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं भाग ले रहे हैं, किसी प्रकार से अपने पदाधिकारियों की सूची भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सक्रिय ही नहीं हो, न आपका भौतिक कार्यालय है, न आपके ऑफिस बेयरर्स की पदाधिकारियों की सूची अपडेट हो रही है। तो इसका मतलब किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं चल रही है, ये केवल कुछ लाभ उठा रही है जो कि इनको प्राप्त हो रहे हैं एक रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में। तो चुनाव आयोग ने इसी प्रकार के निर्णय लिए हैं। प्रभाव क्या होंगे? प्रभाव ये होंगे कि जिन पार्टियों को डिलिस्ट किया जाएगा वो समान चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेंगी, समान चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकेंगी, तो उनकी लोकप्रियता का आधार कमजोर हो जाएगा, आयकर छूट का लाभ भी खो देंगी। इस कदम से फर्जी या निष्क्रिय पार्टियों द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी से भी बचाव किया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया में ये चीज पारदर्शिता एस्टेब्लिश करेगी, चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। आगे की राह क्या है इसमें? आगे की राह यही है कि 345 पॉलिटिकल पार्टीज को 100 कोज नोटिस चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है, उनसे जवाब मांगा गया है। अभी भी 1000 से अधिक रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय मानी जा रही हैं जो नियमित रूप से चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो उन पर भी भविष्य में एक्शन हो सकता है। इसमें लॉ कमीशन की सिफारिशें कुछ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट है, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर कोई पार्टी लगातार 10 साल तक चुनाव नहीं लड़े तो चुनाव आयोग को ये पावर होनी चाहिए कि वो उसे डी रजिस्टर कर दे। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2016 के सुधार ज्ञापन में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन की मांग की थी ताकि ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन को डी रजिस्ट्रेशन की शक्ति मिल सके। लॉ कमीशन की ही 170वीं और 255वीं रिपोर्ट आंतरिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की सिफारिश भी करती है। तो अगर इन सिफारिशों पर आगे बढ़ा जाए, पार्टीज को डी रजिस्टर्ड किया जाए, जो पार्टीज लगातार चुनाव में भाग नहीं लेती हैं, आंतरिक लोकतंत्र को बना करके नहीं रखती हैं, डी लिस्टिंग के साथ साथ डी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए तो चुनावी प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे आयकर विधेयक 2025 पर। आयकर विधेयक 2025 है वो क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में वित्त मंत्री ने संसद में इसको पेश किया था। विधेयक में कुछ इस प्रकार के प्रस्ताव किए गए हैं जो कि निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। प्रस्ताव क्या है? आयकर अधिकारी अब वर्चुअल डिजिटल स्पेस यानी जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो आपके अन्य अकाउंट्स हैं, उन तक भी अपनी पहुंच को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सोशल मीडिया तक, ईमेल तक, क्लाउड ड्राइव तक अपनी पहुंच को बना सकते हैं। इसका तर्क क्या दिया है सरकार ने? उन्होंने कहा है कि अब जो वित्तीय गतिविधियां हैं वो केवल भौतिक फॉर्म में ही नहीं है, फिजिकल फॉर्म में ही नहीं है, बैंकों तक ही नहीं है, बल्कि वो जो वित्तीय गतिविधियां हैं वो ऑनलाइन स्पेस में भी प्रवेश कर चुकी हैं और इसलिए जो एनफोर्समेंट है अलग अलग चीजों का, आयकर अधिकारियों के नियमों का, वो डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल रूप में भी होना चाहिए। और इसलिए ये बदलाव जो किए जा रहे हैं इनसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठे हैं जो कि निजता को लेकर के, यानी व्यक्ति के जो राइट टू प्राइवेसी है और जो सरकार की मॉनिटरिंग बढ़ सकती है, सरकार का अतिक्रमण बढ़ सकता है, उसको लेकर के गहरी चिंताएं इस विधेयक ने पैदा कर दी हैं। विधेयक में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं? अधिकारियों को, आयकर अधिकारियों को व्यक्ति के ईमेल, क्लाउड ड्राइव, सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल एप्स तक पहुंच बनाने का अधिकार प्रदान किया है। उसका प्रस्ताव है इस विधेयक में। किसी भी समान प्रकृति के अन्य डिजिटल स्पेस, यानी इस तरह की समान प्रकृति रखने वाले डिजिटल स्पेस तक भी पहुंच बनाई जा सकती है आयकर अधिकारियों को के द्वारा। लेकिन ये समान स्पेस है, इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, इसकी परिभाषा खुली छोड़ दी गई है। तो समान जो स्पेस है उसमें किसी भी तरह की चीजों को लाया जा सकता है। डिवाइसेस के पास कोड्स को बाईपास किया जा सकता है डेटा एक्सेस करने के लिए।
यानी जो आपने पास कोड लगाए हैं उनको भी बाईपास करके आयकर अधिकारी जांच कर सकते हैं किसी डिजिटल डिवाइस की। ये प्रावधान जो है ये मौजूदा कानून की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हैं, तकनीकी हैं। अभी स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से ये विधेयक या जो अधिनियम बनने के बाद ये विधेयक क्रियान्वित होगा, और विशेष रूप से ये नहीं पता है कि जैसे एन्क्रिप्टेड एप्स हैं, एन्क्रिप्टेड एप्स जैसे व्हाट्सएप के मामलों में किस प्रकार से क्रियान्वित होगा ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप पे जो आप बात करते हैं, व्हाट्सएप पे जो आप मैसेज करते हैं, ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, यानी उनका पता नहीं लगाया जा सकता थर्ड पार्टी के द्वारा। लेकिन ये आयकर अधिकारी किस प्रकार से इन एन्क्रिप्टेड एप्स तक पहुंच बनाएंगे, किस प्रकार से सूचनाएं इकट्ठी करेंगे, इसका भी पता नहीं है। संभावित खतरे क्या है? संभावित खतरा सबसे बड़ा है निजता के अधिकार को लेकर के, राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, जिसे वर्ष 2017 में पुट्टास्वामी केस में मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो डिजिटल स्पेस में न केवल व्यक्ति के पर्सनल सूचनाएं होती हैं, बल्कि व्यक्ति से जुड़े हुए अन्य लोगों जैसे उसके दोस्त, जैसे उसके परिवार, उसके सहकर्मियों के बारे में भी जानकारी हो सकती है। ये पेशेवर गोपनीयता को भी प्रभावित कर सकता है। पत्रकार, वकीलों जैसे पेशों में संवेदनशील सूचनाएं डिजिटल फॉर्म में रखी जाती हैं और इसलिए उनकी सुरक्षा भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। जांच का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। यदि जांच के आधार पर्याप्त नहीं है तो ये निजता का गंभीर उल्लंघन होगा। कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। विधेयकों में रीजन टू बिलीव बताने की बाध्यता नहीं प्रदान की गई है, यानी कोई आयकर अधिकारी किसी डिजिटल स्पेस के या सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्यों चेक कर रहा है, क्यों वो ये बिलीव करता है कि वहां पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसका कोई आधार बताने की आवश्यकता उसे नहीं दी गई है। इस प्रकार से इसमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का अभाव नजर आ जाता है। ये वस्तुतः ज्यादा निगरानी और कम सुरक्षा को अभिव्यक्त करता है, जबकि सुरक्षा ज्यादा होनी चाहिए और स्टेट की मॉनिटरिंग कम होनी चाहिए। यानी आनुपातिकता और न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांतों की इसके अंतर्गत अनदेखी की गई है। भारत में जो प्रासंगिक न्यायिक नियम है या भारत में इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण संवैधानिक एक प्रकार से दृष्टिकोण है वो क्या है? आप ये जानते हैं कि निजता के अधिकार को के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में 2017 में मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। निजता पर किसी भी प्रकार की पाबंदी को 4 स्तरीय परीक्षण प्रोफेशनलिटी टेस्ट से गुजरना चाहिए। ये क्या है? वैध उद्देश्य, यानी अगर आप किसी व्यक्ति की निजता में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके पास वैध उद्देश्य होना चाहिए। आवश्यकता आपकी बेहद गंभीर होनी चाहिए। न्यूनतम हस्तक्षेप को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और आनुपातिकता का नियम भी लागू किया जाना चाहिए। जिस अनुपात में आपको किसी उद्देश्य की पूर्ति की जानी है उसी अनुपात में आपके द्वारा हस्तक्षेप भी किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसको हम कहते हैं आनुपातिकता, प्रोपोर्शनैलिटी। नया प्रस्ताव इन मानकों पर, इनमें से किसी भी मानकों पर खरा नहीं उतरता और इसलिए लगातार इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 2023 की पहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल डिवाइसेस की जब्ती को लेकर के अंतरिम दिशा निर्देश जारी किए थे वर्ष 2023 में, और केंद्र सरकार को उपयुक्त प्रोटोकॉल बनाने के निर्देश भी दिए गए थे। अन्य देशों में स्थिति क्या है? जैसे कनाडा में चार्टर ऑफ राइट्स की धारा 8 के तहत अनुचित तलाशी और जब्ती के खिलाफ नागरिकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अमेरिका में रिले वर्सेस कैलिफोर्निया के मामले में डिजिटल डेटा तक पहुंच के लिए वारंट को आवश्यक माना गया है, यानी बिना वारंट के आप लोगों के, नागरिकों के डिजिटल स्पेस तक पहुंच नहीं बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, भारत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का चयन किस अधिनियम की किस धारा के तहत होता है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? संविधान की धारा 14, एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 16, न्यायिक प्रक्रिया अधिनियम 1955 की धारा 20 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्या है? एक राजनीतिक दल को पंजीकरण के लिए अपने गठन के कितने दिनों के भीतर संविधान मेमोरेंडम जमा करना होता है? आपके सामने ऑप्शन है 60 दिन, 15 दिन, 45 दिन या 30 दिन। अगला प्रश्न है, आयकर विधेयक 2025 के अनुसार वर्चुअल डिजिटल स्पेस में क्या क्या शामिल है? आपके सामने ऑप्शन है केवल फिजिकल डिवाइसेस, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्लाउड ड्राइव, डिजिटल एप्स और अन्य समान स्थान। ऑप्शन सी है केवल सरकारी कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन डी है सिर्फ बैंक अकाउंट डिटेल्स। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।